नमस्कार दोस्तों। अदालतें मानती हैं कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, मगर एग्जाम दोबारा नहीं होगा। अदालतें मानती हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के फैजान की पुलिस कस्टडी में घृणा के कारण पुलिस ने उसकी हत्या की है, फिर भी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई नहीं होगी जब सरकार मानेगी कि हां कुछ गलत हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होगा। और जब देश के लोगों के साथ में न्याय करने की बारी आएगी तो सरकार पीड़ित को न्याय देने के नाम पे उन तमाम पूंजीपतियों, कारपोरेट को फायदा देने का सोचेगी, उसका रास्ता निकालेगी। यह रास्ता है। और ऐसी स्थिति में ही हमें अमेरिका जैसा देश याद आता है, क्योंकि वहां पर यही एक लोकतंत्र है और शायद यही वजह है कि उनका लोकतंत्र आज सच्चा लोकतंत्र है। चलिए इसी की शुरुआत करता हूं। पहले बात करता हूं कि क्यों मैं अमेरिका के लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र कह रहा हूं। आपने देखा बराक ओबामा वहां पर राष्ट्रपति बने, उस समुदाय से आए जो समुदाय वहां पर हेट का शिकार था, वह समुदाय जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती थी, उन्हें गुलाम की तरह रखने का काम किया जाता था, लेकिन वो बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति बने, एक सफल राष्ट्रपति रहे। उसके बाद अब डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस को राष्ट्रपति के चुनाव में उतारने का फैसला किया है। कमला हैरिस के बारे में यह नहीं कहा जा रहा है कि वो प्योर अमेरिकन नहीं है, वो यह बात नहीं की जा रही है कि वो वास्तव में एक हिंदुस्तानी महिला की बेटी है, एक अफ्रीकन व्यक्ति की बेटी है, वो इंडो अफ्रीकन बेटी है। इसको लेके नहीं कहा जा रहा है, वहां इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ऐसी महिला आ रही है, राष्ट्रपति पद के लिए आ रही है, जो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करती है जिसको सबसे दबाया गया। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि हम यह संदेश दुनिया को दे सकते हैं, और शायद यही वजह है कि वहां 150 कांग्रेस के मेंबर्स ने उन्हें समर्थन दे दिया है। करीब 25 सीनेटर्स ने भी समर्थन दे दिया है। पूर्व जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया है, और इसके साथ साथ तमाम राज्यों के गवर्नर्स ने उन्हें समर्थन दे दिया है। उन्होंने समर्थन दिया है जो तमाम गोरे हैं, जो अपने आप को अमेरिकन और श्रेष्ठ मानते हैं, वो उनके पीछे खड़े होने को तैयार। हमें गर्व करना चाहिए। हमें यही गर्व हुआ था तब जब ब्रिटेन ने एक उस व्यक्ति को अपने यहां का प्रधानमंत्री बनाया था जो इंडियन और ब्रिटिश भी क्या कहें, अफ्रीकन कह सकते, तो उसका औलाद था और वो रहा। अब हम यह देख रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र यूं मजबूत होता है। लोकतंत्र में यह नहीं कहा जाता कि हमें सिर्फ हिंदू चाहिए, हमें सिर्फ मुस्लिम चाहिए, हमें सिर्फ सिख चाहिए, हमें सिर्फ ईसाई चाहिए, या हमें बौद्ध, जैन, पारसी कुछ भी कह सकते। हम मानवता को मानते हैं,
लोक को मानते हैं और लोकतंत्र के आधार पे करते हैं, तब लोकतंत्र होता है। भले ही वहां का संविधान अलिखित है, सिर्फ मौखिक है, लेकिन ईमानदारी है, यह सच्चाई है। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा संविधान है, हर बात स्पष्ट लिखी है, फिर भी हमारे यहां उसका उल्लंघन होता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तराखंड में देखा, जहां पर छोटे छोटे गरीब दुकानदारों को परेशान किया जा रहा था नेम प्लेट लगाने के लिए। चलो अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने तत्काल कम से कम एक राहत दी। एहसास हुआ कि यह सेकुलर कंट्री है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यह बहुत ज्यादा देर टिकता नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में ही नीट की सुनवाई चल रही थी, और नीट की सुनवाई के दौरान ये सारे तथ्य सामने आ गए कि नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर में धांधली हुई, नीट पेपर में तमाम गड़बड़ियां हुई जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके अदालत सरकार की बात मान लेती है, मोदी सरकार के वकील जो कहते हैं वही मान लेती है। कहती है दोबारा एग्जाम कराएंगे तो 24 लाख छात्रों का, बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा, उन्हें परेशानी होगी, इसलिए उससे गंभीर स्थितियां पैदा होंगी, इसलिए हम एग्जाम नहीं करा रहे। जो बाकी एग्जाम कैंसिल हुए और तमाम बच्चों के उससे गड़बड़ियों के कारण और दूसरे कारण से वो हुए, उसमें नहीं खतरे में पड़ा, इसी में क्यों पड़ रहा है? आप याद करिए, मैंने पीछे एक डिबेट में बताया भी था कि इसमें री एग्जाम होगा ही नहीं, कराएगा ही नहीं, और न कराने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे लोगों के बच्चे प्रभावित नहीं होते, वो बेचारे दोबारा दे देंगे। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं पैसे वालों के बच्चे, जजेस के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, और तमाम पॉलिटिशियंस के बच्चे, तमाम उन रसूखदारों के बच्चे जो सत्ता अपने हाथ में रखते, उनका भविष्य फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने जैसे एग्जाम पास किया है या जो तरीका अपनाया है वही गलत। इसलिए यह पूरा खेल सिर्फ आई वॉश। तो आप इससे यह बात समझ सकते हैं, यही बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी कि एनटीए असल में अमीर बच्चों के लिए, अमीरों के बच्चों के लिए बना है, उनके लिए, उनको सुविधा देने के लिए बना है, वो सामान्य और गरीब लोगों के लिए नहीं है। यह सत्य है। चलिए दूसरी बात करता हूं। फैजान नाम का एक युवक था, दिल्ली में 2020 में जब दंगे हुए थे, उस दंगे के दौरान दंगाई उससे जबरन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पढ़ने की बात कर रहे थे, और जब यह बात कर रहे थे तब आपको याद होगा कि उसको जम के पीटा, पुलिस की वो कस्टडी में गया, पुलिस ने उसको कस्टडी में पीटा, और नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत हो जाने के बाद उसकी मां इसकी लड़ाई लेकर के गई, वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने आज जो कहा वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा यह समझना चाहिए कि भीड़ निगरानी और भीड़ हिंसा सिर्फ इसलिए नहीं रुकती है क्योंकि यह आम नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों द्वारा की जाती है। अगर कुछ भी हो तो घृणा का तत्व तब और बढ़ जाता है जब वर्दीधारी व्यक्ति घृणा अपराध करते हैं, यानी हेट क्राइम। और इसीलिए अदालत ने कहा ये हेट क्राइम की घटनाओं को रोकने के बजाय कुछ पुलिसकर्मी फैजान के खिलाफ भीड़ हिंसा और भीड़ निगरानी में शामिल पाए गए।
तो आप इससे समझ लीजिए कि असल में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो पुलिस की हामी से होती है, तंत्र की हामी से होती है, सरकार की हामी से होती है, और वही हो रहा है। वो हमने मुजफ्फरनगर में देखा। यदि सरकार की हामी नहीं होती तो क्या मुजफ्फरनगर के एसएसपी की यह औकात थी कि वह इस तरह की नेम प्लेट लगाओ की बात कहता। शामली का एसपी यही करता, यही सहारनपुर का एसपी करता, यही हरिद्वार का एसपी करता, और यही तमाम और राज्यों में शुरू हो जाता। सहारनपुर का डीआईजी इसको लेकर के कहता है कि नहीं यह उचित है। क्या कहता? नहीं कहता। वो बताता कि हमारे देश का संविधान यह कहता है, कानून यह कहता है। इस तरह से हम किसी को आइडेंटिफाई करने का काम नहीं कर सकते। पहचान जानने के लिए हमारे लोग जाएंगे और वहां सबकी लिस्ट बना लेंगे। बीट का सिपाही की ड्यूटी लगा देते, वही अकेले सब जगह से ये कर लाता। सबसे यह कह सकते थे कि प्रोपराइटर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपने तो कि बड़ा बड़ा आप लिखिए, नेम प्लेट बदल दीजिए, अपने धर्म के आधार पे, धार्मिक नाम के आधार पे आप बनाइए। तो जब यह करते हैं तो यह घृणा के अपराध की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने फैजान के मामले में यह मान तो लिया, लेकिन कार्रवाई क्या की? कुछ नहीं। कार्रवाई के नाम पे कह दिया चलिए सीबीआई इसकी जांच करेगी। और सीबीआई क्या जांच करेगी? जितने एविडेंस थे अब तक तो सारे नष्ट कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ही अपराधी थी। क्यों नहीं इस पे बात हुई कि उस समय का कमिश्नर भी इस पे दोषी था, उसको सारा सच पता था। ज्वाइंट कमिश्नर भी दोषी था, वहां का डीसीपी भी दोषी था, और वहां के तमाम अफसर एसएचओ से लेके सारे वो भी दोषी थे। क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इसी तरह लटकाया जाएगा, फिर 5-6 साल जांच होगी। 4 साल हो चुके, फिर जांच होगी। जांच होने के बाद में जब तक तब तक हो सकता है उसकी मां ही मर जाए, बात ही खत्म हो जाएगी। फिर कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। क्या हुआ? खत्म केस, भूल जाइए। इस तरह की स्थितियां हैं, और जब यह स्थितियां हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? सरकार आपके लिए नहीं काम करती है, सरकार कारपोरेट के लिए काम करती है। एक अच्छा डिसीजन हुआ, मैं उसके लिए बधाई देता हूं, कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने पहली नौकरी पक्की करके अपने मैनिफेस्टो में रखा था। जो कांग्रेस के 5 न्याय के सिद्धांत थे, 5 गारंटियां थी, उन गारंटियों में यह शामिल था। उसमें हर युवा को, जो भी ग्रेजुएट हो जाता है, डिप्लोमा हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको 8,500 रुपया 1 साल के लिए हर महीने मिलेंगे। यह इसलिए कि उस दौरान वो ट्रेनिंग करे, सीखे, और सीखने के बाद अपने लिए जॉब सिक्योर करे। सरकार ने उस दिशा में काम तो किया, क्योंकि उसे चुनाव दिखाई दे रहा, और यह कह सकते हैं कि यह सरकार मध्यावधि चुनाव की तरफ देख रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं यह बात, क्योंकि यह बजट सामान्य बजट नहीं है। यह बजट भटकाव के संकेत देता है। यह बजट एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यह भाजपा एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर है। यह भी बताता है, और यह बजट यह भी बताता है कि जल्दी वो मध्यावधि चुनाव की तरफ काम कर रही है। अब आप समझिए कि बीच में भी चुनाव हो सकता है, इस बात की वो तैयारी कर रही है। यह बजट उस दिशा में काम कर रहा है। तो जब मैं यह कह रहा हूं तो इसके पीछे समझिए। तो सरकार ने पहली नौकरी पक्की के तर्ज पर कॉपी पेस्ट तो किया, नकल तो करी, लेकिन ये किया क्या है?
उसमें जो 5,000 रुपए देंगे ट्रेनिंग के दौरान, जो 500 बड़ी कंपनियों में काम करेंगे कारपोरेट, उनमें जब देंगे तो सरकार उसमें सिर्फ 15,000 रुपए देगी। और जो 15,000 देगी उसके बाद में वो ट्रेंड करके वो ट्रेनिंग का काम वो जो कंपनियां कारपोरेट कराएंगी वो अपने CSR के प्रोजेक्ट से कराएंगी, यानी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उन्हें खर्च करना था वो नहीं करेंगी, वो पैसा इधर दिखा देंगी। यानी उन्हें टैक्स से भी राहत, उन्हें उससे भी राहत कि उधर खर्च करना है। तो जो खर्च जनता के हित में कल्याण में करना था वो नहीं करेंगे। आप ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी कंपनी के लिए पूरा काम लेंगे, 10 घंटे 12 घंटे जो भी आपको लेना है, उसका कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये समझिए कि आपसे काम भी लिया गया, आपको चवन्नी दी भी नहीं गई और सरकार से भी पैसा ले लिया गया। इसके बाद में यदि आप हायर करते हैं तो 2 साल तक सरकार हर महीने जितनी हायरिंग करेंगी उसमें 3,000 रुपए महीने के हिसाब से उन्हें दे, यानी कारपोरेट को ही सिर्फ फायदा मिलना है, उस व्यक्ति को नहीं मिलना है, उसको नहीं मिलना है। 2 साल बाद वो हटा दे अपना, उसकी मर्जी, नहीं हटाए दूसरा रख ले, उसकी मर्जी, मतलब वो एक अलग तरह से। तो इस खेल से समझ लीजिए कि वहां भी अग्निवीर बनाने का काम सरकार ने किया, और ऐसा अग्निवीर जिसको कुछ नहीं, तो यह समझिए सिर्फ कारपोरेट के लिए काम। दूसरी चीज, जो इसी तरीके से सरकार ने पूरे बजट को यदि आप देखिएगा कारपोरेट केंद्रित कर दिया, और यदि किसी को कुछ मदद भी दी है तो उसमें भी कारपोरेट, यदि 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश को, तो वो सारे प्रोजेक्ट कारपोरेट के हैंडल होंगे, क्योंकि वो जो बड़े काम है उससे आम आदमी का कोई कंसर्न नहीं, यानी आम आदमी के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी के लिए जब पैसे की बात आती है तो कटौती होती। उधर आप देखिए बिहार को जो पैसा दिया गया, बिहार की जनता के लिए नहीं दिया गया, वहां पर एक्सप्रेसवे, वहां पर और दूसरी चीजें जिनमें बड़े लोग चलते हैं, बड़े लोगों की गाड़ियां चलती। तो यह स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद में इसी तरीके से सरकार और बहुत चीजें, तो यह सरकार बचाओ बजट और भविष्य में कैसे मध्यावधि चुनाव की हमें तैयारी करनी है, इसका बजट, यानी 5 साल यह सरकार नहीं चलने वाली। मैं ज्यादा बजट पे चर्चा नहीं करूंगा, आप बहुत जगह सुन रहे होंगे। इससे ज्यादा मैं एक बात कह के खत्म करूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन पर, इसकी वास्तविकता पर चर्चा क्यों नहीं करता। कारपोरेट बहुत खुश है। शुरुआत में कारपोरेट को लगा था कि झटका है, शेयर मार्केट गिरा, शेयर मार्केट गिरने से डूबे किसके, आम आदमी के, और फिर एकदम से वो चढ़ गया और फायदे पे आ गया। क्यों? क्योंकि बजट तो असल में कारपोरेट के फायदे का है, नुकसान है ही नहीं। वो तो निवेशक के जेब से जाएगा और जाएगा, आपकी जेब से जो आप छोटी छोटी बचत करके कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं कहीं कुछ कुछ करते हैं तो आप झेलेंगे। इनकम टैक्स के नाम पर जो किया है उससे कोई बहुत बड़ा फायदा इसलिए नहीं होने वाला कि सैलरीज जो आपकी बढ़ेंगी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो आपको उससे डबल नुकसान हो जाएगा, कोई उससे बचत नहीं होने वाली। और 2 स्लैब वैसे भी समस्या पैदा करेंगे। चलिए, क्यों नहीं मेन स्ट्रीम इस पे चर्चा करता है, इसका एक ताजा उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप भंडारी, एक एंकर था, उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ भी वो इंडिया न्यूज में काम किया है, और अभी इंडिया न्यूज में के बाद वो जी न्यूज में काम कर रहा है।
क्योंकि असल में संघी सारे भरे हुए, भाजपा ही भरे हुए हैं, मीडिया मालिकान भी हो गए। इंडिया न्यूज का मालिक कार्तिक शर्मा राज्यसभा सदस्य है भाजपा की मदद से। इसके बाद में जी न्यूज का मालिक राज्यसभा सदस्य था भाजपा की मदद से। इसके अलावा आप जिसको भी देखेंगे, इंडिया टीवी के मालिक को देखेंगे रजत शर्मा, वो एबीवीपी से था। इसके बाद अरुण पुरी खुद संघी है और उनकी बेटी लगातार जो है उससे जुड़ी हुई है। इसके बाद जो भी और चैनल्स, आप कोई अदानी का है, कोई अंबानी का है, तो इस तरह के हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए, आपकी वो बात करने नहीं बैठे, वो उन्हीं की बात करने बैठे, इसलिए वो ये सच बताते नहीं। तो चलिए, मैंने आपको सच बताया इसलिए क्योंकि जान लीजिए कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को वो ज्ञान नहीं, जिन्हें बालक बुद्धि कहते हैं, उन्हीं की बुद्धि के उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन कारपोरेट है, मालिक है, उसके खिलाफ कैसे जाएं, इसलिए सब लाभ उसी को दे देते हैं, बस उसके लिए काम करते हैं। यह सत्य है। जय